नमस्कार, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। एक देश एक कर, ये विचार अब हिंदुस्तान में जमीन पर उतरने जा रहा है। जीएसटी पर बनी आम सहमति को अभी तक देश के सबसे बड़े टैक्स रिफॉर्म के तौर पर देखा जा रहा है। जीएसटी के लागू होने के बाद में न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा उछाल देखने को मिलेगा, बल्कि आम उपभोक्ताओं के लिए भी चीजें सस्ती हो जाएंगी। लेकिन सबसे ज्यादा फायदे की बात अगर की जा रही है तो वो की जा रही है व्यापारियों और कारोबारियों के लिए, क्योंकि जो अब तक लगभग दर्जनों प्रकार के टैक्स के झंझट में फंसे रहते थे, उनको अब एक कर देना होगा जीएसटी, और वो शांति के साथ अपना वो व्यापार कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जीएसटी के लागू होने, जिसके बारे में सरकार कोशिश कर रही है 1 अप्रैल 2017 से इसको देश भर में लागू किया जाए। अगर वो लागू हो जाएगा तो उसके बाद में किस प्रकार के प्रावधान है जिनको जानना समझना जरूरी है, एक उपभोक्ता के नाते, एक कारोबारी के नाते और एक ऐसे व्यक्ति जो सिस्टम में इसको आने वाले समय में इंप्लीमेंट करेंगे। तो जाहिर सी बात है इसकी तमाम तकनीकी बारीकियों को समझना जरूरी है। क्यों आखिर जीएसटी देश को एक बड़े टैक्स रिफॉर्म के तरीके से, अर्थव्यवस्था में बदलाव के तरीके से माना जा रहा है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए बहुत खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। उनसे आपका परिचय कराते हैं। मेरी दाईं ओर मौजूद हैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, आप जाने माने आर्थिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत है सर हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। दूसरे खास मेहमान वेद जैन साहब हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं। क्योंकि टैक्स के मोर्चे पे सबसे ज्यादा चर्चा हो रही, तो समझेंगे आखिर देश में कैसे ये बदलाव की एक बयार लेकर आएगा। तीसरे खास मेहमान हमारे साथ प्रवीण खंडेलवाल साहब हैं, आप महासचिव हैं कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के, यानी कि जो कारोबारी संघ है वो किस तरीके से जीएसटी पर अभी तक कोशिशें करता रहा है अपनी बातों को रखने के लिए, और आने वाले समय में उनके लिहाज से क्या कुछ चीज़ें हैं। तो उसके अलावा भी हमारे पास और खास मेहमान, उनका परिचय आपसे कराते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर गौरव वल्लभ साहब हैं, जो कि जाने माने अर्थशास्त्री हैं। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में बदलाव होगा आपके नज़रिए से समझेंगे। शुभमय भट्टाचार्य जाने माने आर्थिक पत्रकार हैं, और किस तरीके से ये आने वाले समय में फ़ायदा देगा आम लोगों को लिए, उस बारे में आपसे समझेंगे। और उसके अलावा संदीप वामजेई, वरिष्ठ पत्रकार, इसके अलावा विजिटिंग फेलो ओआरएफ से। और सर आपसे भी समझेंगे कि आखिर किस तरीके से जो चर्चा अभी तक हो रही थी कागजों पे, वो ज़मीन पर उतर के किस तरीके से आएगी। तो जाहिर सी बात है तमाम मेहमान हैं, उनकी अपनी एक्सपर्टीज़ है, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे जब जीएसटी लागू होगा तो एक तस्वीर बदलती सी नजर आएगी। लेकिन उस पर चर्चा करें उससे पहले इस रिपोर्ट को देखते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लगभग 1 दशक से भी ज्यादा समय से लटके पड़े जीएसटी के देश में लागू होने का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। एक देश एक कर के फॉर्मूले से न सिर्फ देश में अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में बड़ा सुधार होगा, बल्कि विभिन्न करों से मुक्ति भी मिलेगी। जीएसटी के अमल में आने के बाद अर्थव्यवस्था के लिहाज से दामों को काबू में करने की दिशा में काफी मदद मिलेगी। जीएसटी के लागू होते ही रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ अन्य कई जरूरी चीजें खरीदना सस्ता हो जाएगा। छोटी गाड़ी और मिनी एसयूवी खरीदना लगभग 45,000 रुपए तक सस्ता हो जाएगा। गाड़ी खरीदने पर इस समय 30 से 44% तक टैक्स देना होता है, लेकिन जीएसटी आने के बाद ये दर लगभग 18% हो सकती है। अगर आप घर खरीदते हैं तो जीएसटी के अमल में आने के बाद घर खरीदना आपके लिए सस्ता हो जाएगा। फिलहाल घर खरीदने पर आपको वैट और सर्विस टैक्स जैसे कर देने पड़ते हैं, जबकि जीएसटी के आने के बाद केवल आपको जीएसटी ही अदा करना होगा। जीएसटी के लागू होने के बाद एसी, फ्रिज, पंखे, टीवी, वॉशिंग मशीन, ओवन जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल आइटम लेना भी सस्ता हो जाएगा। दरअसल अभी किसी भी कंज्यूमर ड्यूरेबल आइटम खरीदने पर आपको एक्साइज ड्यूटी देनी होती है, जो कि 12.5% है। साथ ही आपको वैट भी देना होता है, जो कि लगभग 14.5% होता है। लेकिन जीएसटी के अमल में आने के बाद से आपको केवल एक ही टैक्स देना होगा, जो कि अनुमानित 18% के आसपास हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जीएसटी के आने के बाद सभी चीजों के दाम कम हो जाएंगे। ऐसी कई सेवाएं और वस्तुएं हैं जिसकी कीमतें बढ़ भी सकती हैं। हालांकि जीएसटी आने के बाद टैक्स की प्रक्रिया सरल होने से भी कीमतें कम होंगी। जीएसटी को 1 अप्रैल 2017 से लागू करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, और इसे तय वक्त पर लागू करने के लिए सारी तैयारियों पर काम चल रहा है। हालांकि जीएसटी लागू करने की राह में बड़ी चुनौतियां हैं, जिससे भी पार पाना होगा। सबसे बड़ी चुनौती जीएसटी की दर तय करने की होगी। राज्यों को नुकसान की भरपाई किस तरह की जाए, ये भी तय करना होगा। किन वस्तुओं को जीएसटी के दायरे से बाहर किया जाए, इस पर केंद्र और राज्यों की सहमति बनाना जरूरी है। जीएसटी के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया भी आसान बनाई जाएगी। पहले से जिसका वैट और सर्विस टैक्स का पंजीकरण है, उसे जीएसटी के लिए फिर से पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी। टैक्स अदा करने की प्रक्रिया भी ऑनलाइन करके और आसान बनाई जाएगी। शीतकालीन सत्र के दौरान संसद और राज्यों की विधानसभाओं में विधेयक पारित होने की उम्मीद है। दुनिया के बहुत से देशों में जीएसटी जैसी एक कर प्रणाली लंबे समय से लागू है, और उम्मीद है कि जीएसटी के लागू होने से भारत में न सिर्फ अर्थव्यवस्था को फायदा होगा, बल्कि लोगों की सहूलियतें भी बढ़ जाएंगी।
तो जीएसटी को लागू होने से पहले फिलहाल अभी कई प्रकार की जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, औपचारिकता है, उनके दौर से गुजरना है, लेकिन अभी तक की जो सहमति बनी है इसमें लगभग 12-13 साल का वक्त गुजर गया। हमारे साथ खास मेहमान है, उनसे जानेंगे। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, आपको लगता है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिहाज से एक बड़ी जीत, क्योंकि अगर हम देखा जाए टीम इंडिया ने सहमति जताई है, जो सहमति हमने राज्यसभा में बनती देखी जीएसटी पर। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है फेडरलिज्म के हिसाब से भी, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में, क्योंकि अब जो मल्टीपल, सबसे बड़ा तो कंज्यूमर्स का फायदा है। जो मल्टीपल टैक्सेशन थे वो खत्म होकर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाएगी, और एक तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म था 2 लेवल पे, मल्टीपल लेवल पे, तो वह एक तरीके कंसोलिडेट होके एक नेशनल और स्टेट लेवल पे बाइफिकेट हो जाएगा। और जो डिस्ट्रीब्यूशन है बिटवीन स्टेट एंड सेंटर वो भी सिंप्लीफाई हो जाएगा। अगर जीएसटी का जो कंसोलिडेटेड रेट अगर 18% है, इसका बाइफर्केशन जिस दिन तय हो जाएगा कि कितना परसेंटेज स्टेट का है, कितना सेंटर का है, तो ऑटोमेटिकली उसमें डिस्प्यूट जो आजकल कई तरह के होते हैं वो खत्म हो जाएंगे, और उनको फिर जो सेंटर का है उसमें भी जो 14th फाइनेंस कमीशन के तहत जो अब 42% का ट्रांसफ़र करने की बात है, तो मेरे को लगता है कि स्टेट्स को भी रेवेन्यू ज़्यादा बढ़ जाएगा और उनको भी ईज ऑफ ऑपरेशंस और डेवलपमेंटल फंड्स और सब हो जाएगा। और ये जो सबसे बड़ी बात है कि जो जीएसटी काउंसिल का कंपोजिशन है जी, वह इस रिलेशंस को, स्टेट सेंटर रिलेशंस को और मजबूत करेगा, क्योंकि जो जीएसटी काउंसिल है उसमें 1/3 वोटिंग पावर सेंटर को है और 2/3 वोटिंग पावर स्टेट को है, और उसमें कोई भी जो पास करेंगे इसके जीएसटी से रिलेटेड रूल्स, उसमें 3/4 मेजॉरिटी के बाद ही वोटिंग पावर के साथ ही होगा। तो मेरे ख्याल से स्टेट को एम्पल पावर मिल जाता है इसमें जीएसटी में अपनी से करने के लिए। जी, भारत जैसा जो देश जिसमें विविधताओं की है और टैक्सेशन के लिहाज से कहा जाए तो अभी तक चीज़ें बड़ा अलग अलग तरीके से नज़र आती थी। कितना जितना कागज़ों पे आसान सा नज़र आ रहा है कि साहब सिंपल तरीके से एक टैक्स हो जाएगा, क्या उतना ही व्यवहारिक तरीके से भी होने जा रहा है? देखिए, इसका रिजल्ट आने के बाद तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, लेकिन जीएसटी अपने आप में इम्प्लीमेंट करना आसान नहीं है, बहुत चुनौतियां हैं। एक देखिए आप, ये 8-10 साल से तो अभी जीएसटी का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास होने में, कंसेंसस बनाने में 2006 से चली थी प्रक्रिया, 2008, और ये अब 8-10 साल तो उसको कंसेंसस बना के अमेंडमेंट लाने में हुई। लेकिन और उसके बाद जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, फिर उस कई तरह के हिस्से हैं, जैसे अभी ये तय नहीं हुआ कि कौन से आइटम्स बाहर रहेंगे, तो यह सारी चीजें इम्प्लीमेंटेशंस के चैलेंजेस हैं। लेकिन इम्प्लीमेंट होने के बाद देश में एक जो कर प्रणाली हो जाएगी वो अपने आप में एक बड़ा फायदेमंद निकल करेगा ईज ऑफ। जैन साहब, आपको लगता है कि जिस तरीके से एक बड़ा ढांचा भी चाहिए इसको लागू करने के लिहाज से, और अब जब जीएसटी में सेंटर के टैक्सेस, राज्य के जो टैक्सेस हैं वो सारे समाहित हो जाएंगे, एक सिंप्लीफाई हो जाएगा, क्या उतना ही व्यवहारिक तरीके से आसानी से ये ज़मीन पर उतर पाएगा जितना कि हम लोग बैठ के बात करते हैं, कागज़ों पर इसको रेखाओं से खींचते हैं? देखिए, जिस ढंग से जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया है, जितना समय लगा है कॉन्सेंसस क्रिएट करने में, तो उससे ये विश्वास तो बढ़ना चाहिए कि ये सब समस्याएं जितनी हैं और सब कंसेंसस हो गया है तो आगे लेके चल पाएंगे। 1950 में हमारे देश ने नया संविधान अडॉप्ट किया, और उस संविधान में हमने ये माना कि भारतवर्ष एक यूनियन होगा और एक फेडरल भी होगा, स्टेट को अलग अलग ऑटोनॉमी दी हमने, और उसके अंदर स्टेट की ऑटोनॉमी में हमने स्टेट को फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी दी अपने टैक्स इकट्ठा करने की। 1990 के वर्ष के बाद जब हमने भारत ने अपनी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन किया, तो ये लगा कि विश्व की अर्थव्यवस्था को देखते हुए और समझते हुए ये ज़रूरी है कि देश की इकोनॉमिक तरक्की के लिए देश की इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की जाए जी। और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में विविध राज्यों में, विविध क्षेत्रों में डिफरेंट टैक्स के टैक्सेस लगते हैं, तो ये समझा गया कि ये आज की डेट की तरक्की में एक बाधा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की प्रॉब्लम है। तो उस समय के बाद से ये चर्चा शुरू हुई किसी न किसी रूप में, और 2006 के बाद ये चर्चा बहुत तेज़ी से बढ़ी जी। और मेरा ऐसा मानना है कि 2016 का वर्ष जिसमें ये बिल पास हुआ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है देश की हिस्ट्री में। जैसे हम कहते हैं 1947 के बाद सरदार पटेल जी ने एक देश का पॉलिटिकल इंटीग्रेशन किया, सभी रियासतों को जोड़ा और सबको कहा एक प्लेटफॉर्म पे लेके आने के लिए भारतवर्ष बनाया। मेरा ऐसा मानना है जीएसटी 2016 का एक बहुत बड़ा देश का इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हुआ है, जिससे सारे देश की अर्थव्यवस्था जुड़ गई है और सभी देश जुड़ गए हैं। जैसे गोपाल जी कह रहे थे, जो जीएसटी काउंसिल है वो एक काउंसिल है, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर की एक काउंसिल बनी है,
और सारी अर्थव्यवस्था और टैक्स की जो प्रणाली है वो उस काउंसिल के आगे अंदर आके समा गई है जी। और सबने ये कॉन्सेंसस किया। और जैसे हमने देखा, क्योंकि एम्पावर्ड कमेटी जो पिछले काफ़ी वर्षों से काम कर रही थी, वो एक रूप ही है जीएसटी काउंसिल का, उसमें भी स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर होते थे जी। और पिछले 5-6 साल के डिस्कशन में एम्पावर्ड कमेटी में सारा कॉन्सेंसस बन के चला और उन्होंने इसको पुश किया कि इसकी जरूरत है। आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है देश के हर राज्य को लगता है कि उसको अगर इकोनॉमिक तरक्की करनी है तो देश के साथ दौड़ना पड़ेगा और देश को लगता है विश्व के साथ दौड़ना पड़ेगा। जब विश्व के साथ दौड़ेंगे तो इस टाइप की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करनी पड़ेगी और एक रूपता भी लानी पड़ेगी कम से कम, जिस प्रकार से जीएसटी से लाने की बात की जा रही है। बिल्कुल, वो देखिए ये अगर ये नहीं लाएंगे तो हम देश की तरक्की नहीं हो पाएगी। तो ये बहुत जरूरी चीजें थी जो की गई है जी। और अब आपकी बात सवाल है कि आगे के कदम कैसे होंगे और क्या होंगे। मेरा मानना ऐसा है, जब भी कोई चेंज होती है तो चेंज थोड़ी डिफिकल्ट होती है और ट्रांजिशन मुश्किल होता है और उसका मेन कारण है कि जो मुझे आज मिल रहा है वो तो मेरा है और जो कुछ और मिल सकता है तो मैं सोचूं क्या मिलेगा जी। आपके अभी दिखा रहे थे, हर आदमी, हर व्यक्ति समझता है कि जीएसटी आने से महंगाई कम होनी चाहिए जी, रेट सस्ते होने चाहिए जी। लेकिन उसमें एक बात तो सबको मान के चलनी चाहिए कि देश को चलाने के लिए सरकार को, चाहे केंद्र की हो या राज्यों की हो, एक पैसा चाहिए अर्थव्यवस्था में और वो टोटल कलेक्शन उतनी ही होनी चाहिए जितनी आज की डेट में। और शायद उस लिहाज से कई कदम लेने भी पड़ेंगे जो कि सरकारें लेती हैं। जाहिर सी बात, उनको भी अपना बही खाता सरकारों को भी चलाना है। प्रवीण खंडेलवाल साहब, आप एक व्यापारी वर्ग का नेतृत्व करते हैं तो जाहिर सी बात है आप लोगों की कई व्यवहारिक समस्याएं हैं। बीते लंबे समय से आप लोग भी उस फोरम के सामने अपनी बात रखते रहे। अब जब जीएसटी एक मूर्त रूप लेने जा रहा है, आपको लगता है कितना नफा नुकसान व्यापारिक गतिविधियों के लिहाज से आप देख पा रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि जीएसटी को लेकर के आज तक देश में व्यापारियों के साथ चर्चा एम्पावर्ड कमेटी ने कभी नहीं करी है जी। लेकिन वित्त मंत्रालय के माध्यम से कई बार इस प्रकार के जो भी सुझाव मांगे गए जो हमेशा से रहे हैं। देखिए, अनऑफिशियली हम कहीं भी जाते हैं तो सब लोग स्वागत करते हैं, लेकिन ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड ट्रेड और इंडस्ट्री के साथ में कोई भी डायलॉग नहीं किया। लेकिन काउंसिल बनने के बाद में भी ये प्रक्रिया भी होना बाकी है। लेकिन उसके बाद भी जीएसटी का हम देश भर के व्यापारी पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। समर्थन इसलिए करते हैं क्योंकि अभी तक 68 सालों के अंदर हम जिस व्यवस्था से लड़े हैं उस व्यवस्था में 30 से अधिक प्रकार के कर हैं, 30 से अधिक प्रकार के इंस्पेक्टर हैं जो अब सारे समाहित हो जाएंगे जीएसटी के अंदर। तो इस रूप में जीएसटी का जितना स्वागत किया जाए वो स्वागत योग्य है, वह माना जाएगा। लेकिन साथ में फिर कुछ चैलेंजेस भी हैं। पहला चैलेंज तो ये है कि जीएसटी का पूरा सिस्टम ई सिस्टम पर आधारित होगा। उसमें 4 बड़े पिलर हैं: ई टैक्स, ई रिटर्न, ई ऑडिट, ई असेसमेंट। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंगली भी हमें ये समझना होगा कि जो देश में 6 करोड़ व्यापारी हैं उसमें से कितनों के पास में कंप्यूटर है, क्या वो कंप्लायंस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर वो कंप्यूटर उनके पास में नहीं है तो पहली चुनौती ये है कि उनको कंप्यूटर से युक्त किया जाए जिससे कि वो सिस्टम के साथ कोरिलेट कर सके, पहली बात। दूसरी बात, अभी इसके अंदर कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिन पर चर्चा की जरूरत है। इनपुट क्रेडिट, मैं जिससे माल खरीद रहा हूं यदि उसने अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी तो मुझे इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा और मुझे इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा बल्कि डिपार्टमेंट मुझसे कहेगा कि जो मैंने माल खरीदा उसका टैक्स का पैसा मैं दोबारा डिपार्टमेंट को दूं। ये मॉडल बिल के अंदर प्रावधान है, चर्चा की जरूरत है। इसके अलावा प्लेस ऑफ सप्लाई एक बड़ा कंपोनेंट बनने वाला है कि प्लेस ऑफ सप्लाई किसे माना जाए, क्योंकि जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम है। जो अल्टीमेट कंज्यूमर है उसको पैसा देना है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई इस मामले में एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। ऐसे एक नहीं अनेक, जैसे भी गोपाल जी ने कहा कि 1% की कैटेगरी में कौन सा आएगा, 0% में कौन सा आएगा, स्टैंडर्ड रेट यदि 18% है तो उसमें कौन सा आएगा, सिंड रेट यदि 35-40% है तो उसके अंदर कौन सा आएगा। ये चर्चाएं मुझे लगता है कि सरकार को सीजीएसटी, आईजीएसटी और एसजीएसटी तीनों के जो कानून बन रहे हैं उन कानूनों के अंदर अब डायलॉग ट्रेड और इंडस्ट्री के साथ शुरू करना चाहिए। वेद जी ने एक बात कही थी, क्योंकि ये चेंज है। हम एक टैक्सेशन सिस्टम से दूसरे में जा रहे हैं, तो मेरा अपना मानना है कि जीएसटी लागू होने के बाद पहले जो 3 वर्ष है उनको ट्रांजिशन पीरियड घोषित करना चाहिए। हैबिचुअल ऑफेंडर को छोड़ करके अगर किसी से भी कोई गलती होती है तो उसको वो जैसा भी उसमें जुर्माने और जेल और दुनिया भर की चीजें हैं,
देखिए जुर्माने जेल तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं कि बहुत सी व्यवहारिक चीजें हैं जिसको शायद इस पर विचार करना जरूरी है, और शायद मुझे लगता है ये जो फेज अभी आएगा इस पर बातचीत होगी। हम इस बारे में और डिटेल से आपसे बात करेंगे। गौरव वल्लभ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये बात कही जा रही है जीएसटी आने के बाद में साहब लगभग 1.5 से 2% का एक उछाल जीडीपी में देखने को मिलेगा, लेकिन जो व्यवहारिक समस्याएं खंडेलवाल साहब बता रहे हैं, आपको लगता है कि इन व्यवहारिक समस्याओं से आगे निजात पाते हो किस प्रकार से ये भरोसा दे पाएगा हमारी अर्थव्यवस्था को? देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि आज हमारे देश में लगभग 57% माल का ढुलाई ट्रांसपोर्ट से होती, सड़क से जी, और 35 से 40% ट्रक ऑफ द रोड खड़े रहते हैं। और हमारी जो गति है प्रति घंटा, एज पर वन रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि 25 किलोमीटर प्रति घंटे से हमारा ट्रक चलता है। और वही जो है, अगर हम एमर्जिंग इकोनॉमीज़ की, मैं डेवलपिंग नेशंस की बात नहीं कर रहा, एमर्जिंग नेशंस में वही ट्रक 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता। इसका बॉटलनेक कहाँ आया कि वो एंट्री टैक्स और जो बैरियर्स है, चुंगी वाले जो पॉइंट्स हैं जी, तो वहाँ पर वो खड़े रहते हैं। हाँ। अब अगर ये फ्री मूवमेंट हो तो एक स्टडी के मुताबिक 35 से 40% आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगी। और एफएमसीजी जो हमारा सेक्टर है उसमें लगभग 25 से 30% कंपोनेंट होता है फ्रेट का। ये फ्रेट अगर कम हो गई, और मैं एक अनुमान अपना बोल रहा हूँ कि अगर इसकी आधी भी जो किफ़ायत है वो हमने अंतिम कंज्यूमर को दे दी, तो लगभग 5 से 10% अक्रॉस द लाइन सारी चीजों के दाम कम हो जाएंगे। तो उसका इफेक्ट क्या होगा? उसका इफेक्ट ये होगा, चीजें सस्ती होगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, जो कैपिटल गुड्स है वो मेक इन इंडिया को एम्पावर करेंगे, तो आपकी जीडीपी बढ़ेगी। जो 1,40,000 करोड़ की भारत की जीडीपी है, वो अगर 2% बढ़ती है, जो कि लगभग 2,80,000 करोड़ हुआ, उसका 2%, तो उसमें कितना एम्प्लॉयमेंट आएगा, कितना मैन्युफैक्चरिंग होगा, क्योंकि जीडीपी बढ़े, कितनी सर्विसेज होगी, मल्टीपल फायदा एक तरीके से देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। एक तो ये बात, एक तो मैंने आपको एक बड़ा सरल एग्जाम्पल से बात की। दूसरा, इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है कि वो आज काफी बड़ा जो एफडीआई इन्वेस्टमेंट है वो इसलिए खड़ा है क्योंकि उसको क्लैरिटी नहीं थी टैक्स पॉलिसी पे। अब एक जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात सब कर रहे हैं, तो वो एक एफडीआई इन्वेस्टमेंट देश में एंटर करेगा, उसका जीडीपी पे इम्पैक्ट होगा। तो मैं उन कठिनाइयों की बात नहीं कर रहा जो कि टेक्निकल या प्रोसीजरल इश्यूज है, वो निश्चित रूप से है, मैं उन पे अपनी टिप्पणी नहीं कर रहा, पर लॉन्ग टर्म में इट इज गोइंग टू क्रिएट विन 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 फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स। जी, बड़ी सी एक तरीके से बड़े स्तर पर जो फायदा देने वाले समय में देखने। शुभम, आपको लगता है कि सब कुछ निर्भर अब इस बात पे करने जा रहा है कि आगे जीएसटी की दर क्या होने जा रही है? आरएनआर के बारे में लगातार बात की जा रही है, क्योंकि अब राज्यों की तरफ से भी कुछ अंदर खाने इस बात की भी खबर आ रही, वो अपना जो राजस्व घाटा है अगर कम रखना चाहते हैं तो वो चाहते हैं जीएसटी की दर थोड़ा सा ज्यादा रखी जाए, इसका भी शेयर बढ़ता रहा है। आपको लगता है कि क्या यही एक तरीके से पॉइंट होगा जिसपे आने वाले समय में महंगाई और सारा चीजें निर्भर करेंगी? आरिंदर, आरएनआर रेट डिपेंड करेगा काफ़ी हद तक कौन सा स्टेट किन चीज़ों को एग्जम्पशंस के तौर पे रखना चाहेंगे। अगर ज़्यादातर चीज़ें जो उनके लिए मेजर है, उन चीज़ों को अगर वो कहें कि हम इसका रेट कम रखेंगे, तो निश्चित ही बाकी गुड्स के ऊपर उसका भरपाई करने के लिए एवरेज रेट को बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए रेवेन्यू न्यूट्रल रेट कहाँ पे जाके टिकेगी वो काफ़ी डिपेंड करता है कौन सा स्टेट कितना एक्सेप्ट, गिव एंड टेक करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि हर स्टेट का ट्रेड में एक न एक ऐसे कोई गुड्स होंगे जो उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है जी। और उस चीज़ को अगर वो अपना कि भाई इसमें हमारा स्टेट में हमारे इमीडिएट इन्फ्लेशन होने के चांसेस है वगैरह, इन सब सोच के वजह से अगर उनको वो एग्जम्प्टेड कैटेगरी की तरफ ध्यान दे, ज़ीरो रेटिंग की तरफ जाए जी, तो आरएनआर रेट आगे भागेगा। तो ये एक बहुत बड़ा बैलेंसिंग चीज़ है। लेकिन मुझे विश्वास है कि जीएसटी काउंसिल, एंड मैंने देखा है पिछले कई सालों से एम्पावर्ड कमेटी में बहुत डिस्कशंस हुआ है, बहुत उतर चढ़ाव हुए हैं, लेकिन कुल मिलाकर फाइनली उनका जो निष्कर्ष निकला है वो सही निकला है। बैलेंस्ड रियल व्यू। अल्कोहलिक और पेट्रोलियम एक डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर है, लेकिन इनको छोड़कर बाकी सारी चीज़ों में ज़रूर एक जिसे कहते हैं एक बैलेंस्ड, एक लिवेबल
जो एक ऐसा एक डिस्कशन पे आए हैं जो लोगों को समझ में और लोगों के लिए आराम सही खरा उतरा है। और ये उम्मीद करते हैं कि काउंसिल के माध्यम से जब ये तय होगा तो उस समय भी चीज़ें ऐसे ही निकल के आएंगी कि लोगों को सहूलियत मिले। संदीप वामजे, आपको लगता है कि जीएसटी के कॉन्सेप्ट और अब उसके ज़मीन पर उतरने के बीच में किसके हिस्से में क्या जाता नजर आ रहा है? सरकारों के पास, हम केंद्र की बात करें, राज्य की बात करें, उपभोक्ताओं के पास या व्यापारियों के पास में, किसके हिस्से में क्या चीज़? देखिए, हम लोगों ने बात करी वन इंडिया वन टैक्स। जो सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें है वो है कि एक मार्केट बन गया, वन यूनिफाइड मार्केट, ऊपर से लेके नीचे तक, वेस्ट से लेके ईस्ट तक, वन यूनिफाइड मार्केट। अब उसमें अल्कोहल और पेट्रोलियम को बाहर रखा गया है, ठीक है। टबैको एक बहुत ही बड़ा एक्साइज का जो स्टेट्स का रेवेन्यू होता है, मोबिलाइजेशन, वो इससे भी होता है। बट अगर आप अब से लेके 1 अप्रैल को देखेंगे जी, तो उसमें जैसे खंडेलवाल जी ने बोला, प्रोसीजरल तो बहुत सारे इश्यूज आएंगे। कितनी जल्दी जीएसटी काउंसिल का गठन होगा, वो कितनी जल्दी इसको ब्रेनस्टॉर्म करके डिसीजंस लेंगे, क्योंकि अगर आप जो सर्विस टैक्स का रेट 18% के इर्द गिर्द नहीं रखेंगे तो ऑटोमेटिकली इट विल बी इन्फ्लेशनरी। जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं उनने भी ये बोल दिया है कि अगर 17 से 19 के ऊपर हुआ जी, और ऑलरेडी आप देख रहे हैं, खबरें आ रही हैं कि केरला के वित्त मंत्री ने ये बोल दिया, किसी और वित्त मंत्री ने कुछ और बोल दिया कि हमारा जो रेवेन्यू का घाटा होगा उसकी भरपाई कैसे होगी। तो वो जो कॉम्पेंसेशन है वो सब जीएसटी काउंसिल के ऊपर हिंज करेगी। बट शुभम भाई करेक्ट बोल रहे हैं कि जो एम्पावर्ड कमेटी और जिसमें सुशील मोदी जी ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया था, क्योंकि ज्यादा टाइम सुशील मोदी जी बिहार के पहले मुख्यमंत्री जो रहे हैं जी, तो उनने एज द, आई थिंक ही वाज द पॉइंट मैन फॉर द एंटायर प्रोसेस, उनने बहुत काम किया था। ज्यादातर मत बन गया है इस चीज पे। और अगर आप एक और एग्जाम्पल लेंगे किसी चीज का, तो देखिए, जब शेयर्स भारत में जब शेयर्स डिमटेरियलाइजेशन की बात हुई थी जी, तो लोगों ने बोला कि अरे हम तो ये पेपर के साथ प्यार करते हैं, गुम जाएगा, कैसे हम बेचेंगे, कैसे खरीदेंगे। मगर आप अब्जॉर्प्शन देखिए, अब्जॉर्प्शन ऐसे हुई कि डिमटेरियलाइजेशन कंप्लीट हो गया, पता भी नहीं लगा किसको। एनएसडीएल बन गया, सीएसडीएल बन गया। आज जितनी ट्रेडिंग है, पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आपको याद है मुंह से ट्रेडिंग करते थे, अब जितनी ट्रेडिंग भारत में है सब कंप्यूटर पे होती है जी। तो सिस्टम इंटीग्रेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन कितनी जल्दी होगा जी, इसमें पे कई चीजें, उसमें बहुत ज्यादा चीज डिपेंड करेगी। बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है कि बहुत पहले भी रिफॉर्म हुए, बदलाव हुए हैं सर। इसमें एक अच्छी चीज है कि भारत ने जो प्रगति इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में दिखाई है और अब्जॉर्प्शन में दिखाई है, वो एक अच्छी चीज है। बट जहां कंप्यूटर नहीं होगा जी, वहां कंप्यूटर तो लगाना पड़ेगा। बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है बहुत से बदलाव पहले भी हुए हैं, लेकिन उसकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो लगातार बढ़ती रही, और जिस प्रकार से तकनीक का इस्तेमाल लगातार हो रहा है उससे फुल प्रूफ सिस्टम भी बनता नजर आ रहा है। और यही सी चीज़ें, उम्मीदें हम कर रहे हैं जीएसटी को लेकर भी एक प्रकार की इसी व्यवस्था बनेगी और उससे फुल प्रूफ चीज़ें निकल के आएंगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पर जब वापस आएंगे तो हमारे साथ स्टूडियो में तमाम जनता मौजूद हैं, उनके क्या कुछ सवाल और सुझाव हैं उससे हम वाकिफ होंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, चर्चा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गांव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए।
सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो? कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है, जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। देखिए, बच्चा बीमार भी हो तो भी उसे टीके के लिए हर बार ले जाइए। अगर किसी वजह से दूसरी जगह भी जाना पड़े तो भी इसका ये जो कार्ड है, इस कार्ड को साथ ले जाए और टीके जरूर लगवाएं। 5 साल 7 बार, छूटे ना टीका एक भी बार। आज बड़ा चकाचक दिख रहा है। बोला कहाँ चला? मियाँ तारीख है। कोर्ट की तारीख है क्या? कोई फैसला होना है? क्या बोला? कहाँ चला? तारीख है चाचा, तारीख। अरे लॉटरी निकलने की तारीख है क्या? बोला। अरे तारीख का सस्पेंस क्या है? आज आंकलन की तारीख है। उनके लिए जो अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए, वो सभी लोग पढ़ाई लिखाई और हिसाब के अपने ज्ञान का आंकलन करवा सकते हैं। बस पंचायत में जाके बिना किसी फीस के नाम लिखवाओ और आने वाली 21 अगस्त को परीक्षा देकर सर्टिफिकेट पाओ। पता लगा तारीख क्या है? अब पढ़िए कहीं भी कभी भी। साक्षर भारत अभियान। अधिक जानकारी के लिए अपने सरपंच से संपर्क कीजिए। उत्तर प्रदेश पुलिस महिला सम्मान प्रकोष्ठ महिलाओं में सुरक्षा की भावना के साथ साथ सम्मान का अनुभव करवाती एक कामयाब मुहिम। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पहल पर 5 सितंबर 2014 को शुरू किया गया ये प्रकोष्ठ महिलाओं को उनके साथ होने वाले अपराधों के खिलाफ आवाज उठाने का हौसला देता है। पूरे भारतवर्ष में ये पहला प्रदेश है जहां की इस तरह का एक वेब पोर्टल डिजाइन किया गया जो एक्सक्लूसिवली विमेन को डेडिकेटेड। उत्तर प्रदेश पुलिस महिला सम्मान प्रकोष्ठ के कार्यक्रमों में सबसे खास है विकल्प, जिसमें महिला सम्मान प्रकोष्ठ की साइट uppmspup@gov.in पर जाकर शिकायतकर्ता अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। अब तक विकल्प के जरिए 2706 से ज्यादा महिला शिकायतकर्ताओं की शिकायतें दर्ज हुई हैं और 97% से ज्यादा शिकायतें दूर भी की जा चुकी हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस महिला सम्मान प्रकोष्ठ अपने अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए महिलाओं के लिए समाज में संवेदनशीलता बढ़ाने, पीड़ित महिलाओं को कानून की जानकारी देने के साथ उन्हें आत्मरक्षा करना भी सिखा रहा है। महिलाओं के अधिकारों के लिए महिला सम्मान प्रकोष्ठ 9 कार्यक्रम चला रहा है। विकल्प, जागृति, नवचेतना, अधिकार, साथी, सारथी, अक्षया, रूबरू, शोध और संवाद। महिला सम्मान प्रकोष्ठ में शिकायतकर्ता को संगीन अपराधों से हुई मानसिक पीड़ा से उबारने के लिए काउंसलिंग भी दी जाती है। महिला प्रकोष्ठ से ले लोग गए थे, वहां से मुझे छुड़ा के लाए। मैं वहां पे घुट घुट के जी रही थी 1 साल से। उत्तर प्रदेश पुलिस महिला सम्मान प्रकोष्ठ मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की इस सोच को दिखाती है कि समाज जागेगा तभी जागेगी महिलाओं में सम्मान और सुरक्षा की उम्मीद। और इस छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है चर्चा में। आज हम बात कर रहे हैं जीएसटी को लेकर, आखिर किस प्रकार के प्रावधान हैं। तमाम मेहमानों ने जो खास तौर पे एक्सपर्ट हैं, डिफरेंट फील्ड के, उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन जनता क्या कुछ सोचती है इस लंबे चौड़े बीच में जिसमें विवाद चल रहा था, तमाम प्रकार की सहमति बनी है जीएसटी को लेकर, उनके क्या कुछ सवालों सुझाव। सीधे चलते हैं उनके पास में। जी, कौन पूछेगा? जी पूछिए। देखिए, जीएसटी का तो हम स्वागत करते हैं, लेकिन जैसे कि कहा जा रहा है पेट्रोल और डीजल जीएसटी के दायरे से बाहर होंगे, तो मेरा सवाल यह है कि अगर जीएसटी के दायरे में पेट्रोल और डीजल को भी लाया जाता तो शायद लोगों को ज़्यादा रिलीफ मिलता और महंगाई में भी कुछ कमी आती, क्योंकि इन दोनों चीज़ों में टैक्स का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है। जी, अग्रवाल साहब क्या कहना चाहेंगे? आपको लगता है कि अगर ये चीज़ें भी शामिल होती तो तस्वीर अलग होती? नहीं, ये तो बहुत चीज़ों पे, जैसे कल वित्त मंत्री जी ने भी कहा कि जो सीपीआई में लगभग 50 से 53 से 54% आइटम्स हैं जिनको कि मेन जीएसटी से अलग रखा जा रहा है और उनको कम भी रेट पे रखा। कई चीज़ें हैं जो लोअर रेट पे चल रही हैं,
कई पे तो ये जो है ना इन्फ्लेशन को, और अभी आज एक बहुत बड़ा आरबीआई के साथ एक वो भी आया था कि नोटिफिकेशन आया है कि जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग की है 4% ±2%, तो आने वाले सालों के लिए तो मेरे ख्याल से जो इन्फ्लेशन है उसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक सेगमेंट जिसको कि जो कमोडिटीज हैं उनको कम रेट में चाहिए तो उन लोगों के लिए रखना वो रखा जाएगा। ठीक, कुछ और सवाल लेते हैं, बाहर रखते हैं या बहुत डिटेल में आगे चले? पूछिए सर, ये जीएसटी पास होने के बाद किसानों की स्थिति में क्या सुधार होगा? क्या पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा या फिर नेगेटिव इफेक्ट कुछ पड़ेगा? जी, बड़ा सवाल है। आप पूछिए, क्या पूछ रहे थे? मैं पूछना चाहता हूँ कि जो निम्न तबके के कारोबारी हैं और जो टैक्स चोरी करते हैं, जो डुप्लीकेट बिल बुक देकर उनमें 10 पिन नंबर नहीं लिखते, उससे जीएसटी पर क्या कंट्रोलिंग किया जा सकता है? जी, कुछ और सवाल लेते हैं, फिर जवाब लेंगे। जी, पूछिए सर। आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कैसे टैक्स किया जाएगा जीएसटी में? जी, हमारे जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होते हैं वो कैसे टैक्स किया जाएगा जीएसटी में? जी, वेद जैन साहब, पहले तो एक चीज़ ये कि जो लोग हमेशा से बचने की कोशिश करते रहे टैक्स के सिस्टम से जो अभी वर्तमान में चला आ रहा है, वो जीएसटी में कहाँ से कैसे कुछ एक रास्ता खोज लेंगे, निकाल लेंगे उसका रास्ता? देखिए, अभी जितनी डिबेट हो रही है कि आज की डेट में जो टैक्स लगता है एक्साइज ड्यूटी और सर्वे ये मिला के बैठ को 27% है, सरकार 18% की बात कर रही है, और जो 27 से 18 होगा वो 9% कम होने का कहाँ से आएगा? उसका मेन कारण यह है कि जीएसटी में टैक्स की चोरी कम हो पाई, नहीं हो पाई जी, क्योंकि आज की डेट में स्टेट अपने हिसाब से काम करती है, सेंटर अपने हिसाब से काम करता है। तो लोग स्टेट से माल खरीदते हैं, सेंटर को रिपोर्ट नहीं करते, सेंटर से खरीदते हैं तो स्टेट को रिपोर्ट नहीं करते जी। तो जीएसटी का जो सबसे महत्वपूर्ण जो एजेंडा है, जो ट्रांसपेरेंसी है, जो हम जीएसटी नेटवर्क की बात कर रहे हैं, तो जो गुड्स एक जहाँ से ओरिजिनेट हो गया, तो सप्लाई जहाँ से ओरिजिनेट होगी वो टिल डेस्टिनेशन कंजम्पशन तक उसकी पूरी ट्रेल होगी, तो उसमें चोरी होने का साधन नामुमकिन से बराबर कहा है। बिल्कुल ठीक, इस प्रकार की व्यवस्था बनती सी नजर, क्योंकि जीएसटी का सारा जो मेन मुद्दा फोकस है कि उसकी ट्रांसपेरेंसी और उसकी चेन, कंप्लीट चेन जो ट्रेल हम कहते हैं, वो पूरी मेंटेन होगी। तो अगर आपने कोई बेसिक रॉ मटेरियल कहीं से खरीद लिया किसी ने, तो फिर गुंजाइश बचती नजर आती नहीं है। तब तक उसकी ट्रेल गौरव जी, किसानों के बारे में बात की, छोटा सा जवाब से जाएंगे, क्या कुछ उनके बारे में जीएसटी को लेकर? किसानों को, क्योंकि ये इनडायरेक्ट टैक्स है, तो जो उनके कंजम्पशन के आइटम्स है वो लॉन्ग टर्म में और मीडियम टर्म में निश्चित रूप से उनमें कमी आएगी। और ये इसका जो किसानों को या मध्यम वर्ग को या लोअर वर्ग को फायदा जब भी मिलेगा जब तक वो आईटी प्लेटफॉर्म जिसकी हम परिकल्पना कर रहे हैं वो अपने डिजायर्ड रिजल्ट नहीं दे पाएगा, तो जीएसटी का फायदा अंतिम लोगों को नहीं मिलेगा। ठीक है, एक तरीके से जब चीजें सस्ती होंगी तो सबको ही फायदा मिलेगा। एक और जो चीज है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जो एक बार टैक्स लगेगा गेट पे, जो प्रोडक्ट बन रहा है, चाहे वो गाड़ी हो, टू व्हीलर हो, कुछ भी चीज हो, उसका टैक्स खाली एक बार लगेगा गेट पे। गेट मतलब फैक्ट्री गेट पे जी। उसके बाद जो चेन है कैस्केडिंग टैक्सेस की, ऑक्ट्रॉय, सेंट्रल सेल्स, वो सारी चीजें वो सब खत्म हो गई। महंगाई की वजह से इनकम टैक्स बढ़ रहा है, तो इसको मानव को कैसे, मतलब मानसिकता को प्रभावित करेगा? ठीक है सर, इससे मेक इन इंडिया और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में कैसा असर पड़ेगा और इससे जॉब्स कैसे क्रिएट होंगे? ठीक सर, इससे कहा जा रहा है कि इन्फ्लेशन सडनली 1-2 सालों में इम्प्लीमेंट होते ही 1-2 सालों में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, तो क्या ये क्यों बढ़ेगा इन्फ्लेशन और क्या सच में बढ़ जाएगा इस इन्फ्लेशन? जी, इन्फ्लेशन, महंगाई को लेकर सबको चिंता है। सर, क्या रेट क्या फिक्स की जाएगी? क्योंकि अल्टीमेटली जो टैक्सेस अगर अभी तो कम दिख रही है 18%, लेकिन कल जाके गवर्नमेंट ऑल ऑफ अ सडन कुछ % बढ़ा दी, ये अल्टीमेट सेंटिमेंट को फील करेगी इंडियन पीपल को कि वो जाके पे करेंगे, फिर उन्हें लगेगा। जी, पूछिए सवाल। कुछ सेक्टर्स में ऑलरेडी जो परसेंटेज है इट्स लेस, जैसे यू कैन टेक टेलीकॉम, इट्स 15%, but after this implementation it would be 18%, 3% rise is there. So how will telecom is obviously a very sector that is for the common people. How will it help the common people? जी, जल्दी से कोई और सवाल? हाँ, पूछिए। सर, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ये एक लंबे दौर के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव है टैक्सेशन के सिस्टम में, तो ये आम आदमी को एक लंबे दौर पर अगर देखा जाए तो किस तरीके से ये प्रभावित कर सकता है? जी, कुछ और सवालों से पहले जवाब भी लेते हैं। शुभम, आपको लगता है कि जो बात महंगाई को लेकर तरह की चिंता व्यक्त की जा रही है, क्योंकि इसको भी कि शुरुआती 1 साल 2 साल कहीं ना कहीं चिंता के विषय रहे? अगले साल जब भी जीएसटी लागू होता है, चाहे वो 1 अप्रैल से हो, 1 अगस्त से हो, हम लोग जब भी दुकान में जाएंगे कच्चा रिसीट वाला सिस्टम बंद होगा। यानी कि हर चीज़ के ऊपर आप मैं टैक्स देकर ही लेंगे। तो निश्चित ही दुकानदार जब कहता था कि भाई टैक्स नहीं है, टैक्स माफ़ कर देते, क्योंकि टैक्स वो भी नहीं देता था
हम भी खुश हो जाते थे, नहीं, वो जरूर नहीं होगा। उसमें एक So- और- so- उसमें एक so- और- so that's one- so that's- मैं 1 मिनट के लिए आपको यहाँ रोकूंगा। सर छोटा सा जवाब। एक जी मिनट, जी ये जरूरी जी बात है। जी क्योंकि मैं यहाँ पर व्यापारियों का ठीक, जल्दी कहिए अपनी बात। जी, शुभम ने कहा कि व्यापारी नहीं देता। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि कंज्यूमर आता है, जब हम उसे कहते हैं कि इस पर टैक्स 12% लगेगा, कंज्यूमर मना कर देता है। सर इस विवाद में सरकार का घाटा रहता है ना। नहीं नहीं, आप मैं आपकी बात समझ गया। आप इसलिए आप इसलिए एक फैशन बन गया है देश में कि इसके लिए हमेशा आप व्यापारी के ऊपर लांछन करते हैं। देखिए, बात लालचन की नहीं है, बात सरकार के घाटे की भी है। कृपया करके व्यापारी को इस तरीके से नहीं, ऐसा लांछन की बात नहीं, बात सरकार के घाटे की भी है। वो भी बात है कि अगर किसी वजह से भी नहीं, आपकी बात वैलिड है, आपकी बात वैलिड है। दोनों तरीके के लोग दोनों तरफ है। ठीक है, बिल्कुल। तो आनंद, बात ये है कि ये जो कुछ देर पहले वैजयंत जी ने भी बोला था, अगर गोपाल ने भी बताए थे, ये एक बहुत बड़ा, संदीप भी कह रहे हैं, बहुत बड़ा बिहेवियरल चेंज है। ये एक ऐसा रिफॉर्म है जो ऊपर में इंडस्ट्रियल पॉलिसी जैसे रिफॉर्म नहीं, ये आप हम सबको अफेक्ट करने वाला है। अभी जो खंडेलवाल जी ने बताया, बहुत सही बताया, ये हम लोग का भी एक एटीट्यूड बन गया था उपभोक्ताओं के तरीके से। जी, सो हर चीजों में टैक्स देना, जी, हम लोग हमेशा सोचते थे कि सिर्फ बड़े लोग ही टैक्स एग्जेम्प्ट होते हैं। तो एक तरीके से उपभोक्ताओं को भी आदत बना लेनी चाहिए कि हमको टैक्स देना है। कुछ और सवाल 10 लेते हैं, जल्दी से हाथ उठाइए। जी, इधर से शुरू करते हैं, पूछिए। जैसे अभी सर ने कहा कि हमें प्रॉपर बिल मिलेगा, बट हम उस पर टैक्स तो पे करेंगे, और जैसे अभी सर ने कहा कि अल्टीमेट बेनिफिट जो अल्टीमेट कंज्यूमर है उससे होगा, फिर अल्टीमेट कंज्यूमर को कैसे बेनिफिट हुआ जो वो उस पर टैक्स तो पे कर रहे हैं ना। तो क्या टैक्स पे करना नहीं चाहते क्या? जी, देखिए, जैसे अभी खंडेलवाल जी ने बताया 30 तरीके के अलग अलग टैक्स हैं, तो उसके लिए बहुत बड़ा सरकारी जो एक अमला है, इस टैक्स पॉलिसी से क्या वो उसमें कमी आएगी और इससे क्या सरकार में पैसे बचा सकेगी सरकार क्या इससे? जी, कुछ और सवाल फिर जवाब लेते हैं। जी, पूछिए। फॉरेन कंट्रीज में 1 सिंगल टायर सिस्टम यूज़ होता है, हमारी कंट्री 3 टायर सिस्टम क्यों यूज़ कर रही है? जी, कई चीज़ों को सिंप्लीफाई करने की कोशिश। मेरा प्रश्न वेद सर से है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा जीएसटी देश की अर्थव्यवस्था को तेजी देने के लिए है, लेकिन जब से ये बिल पास हुआ है तब से सेंसेक्स नीचे क्यों जा रहा है? जी, वेद जी, चलिए आप जवाब दे दीजिए, कुछ और फिर सवाल लेते हैं। जी, देखिए क्या है कि जीएसटी जो है देश की अर्थव्यवस्था की जैसे चर्चा हो रही है, और इन्फ्लेशन की मैं 2-3 बातें आपकी स्पष्ट कर दूं। जब हम जीएसटी की बात करते हैं तो हम ये मानते हैं कि ये सेकंड जनरेशन का इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है, और देश ग्लोबली कम्पिटिटिव, इकोनॉमिकली बहुत कम्पिटिटिव होगा। तो जब देश ग्लोबली मोर कम्पिटिटिव होगा तो निवेश बढ़ेगा, देश में तरक्की होगी तो जीडीपी बढ़ेगा। तो जब जीडीपी जैसे कह रहे हैं 1% कम से कम बढ़ता है, और आज की डेट में हमारा जीडीपी अगर 7.5% मान के चलूँ तो 1% बढ़ने का मतलब लगभग 15% का जंप आएगा देश की इकोनॉमी में। उससे जो वेलफेयर मेजर होंगे वो बेनिफिट आएगा। अभी सवाल जैसे आपने पूछा है कि कंज्यूमर को और उसको क्या बेनिफिट होने वाला है, ये बनने वाला है। कंज्यूमर का सबसे बड़ा बेनिफिट, कंज्यूमर क्या चाहता है? कंज्यूमर ये चाहता है कि जो देश की अर्थव्यवस्था में इनएफिशिएंसी है, जिसकी वजह से एक चीज जो 11 रुपए की मिलती है वो 10 रुपए में मिल सकती है जी। अगर हम उस इनएफिशिएंसी को खत्म करके इसमें लाएं तो कंज्यूमर का बेनिफिट होता है। तो जीएसटी उस टैक्स की जो सिस्टम है उसमें इनएफिशिएंसी है उसको खत्म करेगा जी। और जो इंडेक्स की बात कर रहे हैं जी, जो आप इंडेक्स की बात कर रहे हैं, आप ये मान के चलिए था कि इंडेक्स तो एक हर रोज का ऊपर नीचे जाने वाले सिस्टम का है। लॉन्ग टर्म में कई और चीजों को भी देखना पड़ेगा। जीएसटी की उम्मीद पिछले 1 महीने से बंधी हुई थी जब से मॉनसून सेशन शुरू हुआ था, और उसके बाद आपने देखा होगा कि इंडेक्स भी बहुत 1 महीने पीछे बहुत तेजी से बढ़ा इस बारे में जी। तो आज की डेट में कोई इकोनॉमिस्ट, कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता जीएसटी देश के लिए एक बहुत अच्छा कदम है। हाँ, जैसे खंडेलवाल साहब ने कहा और जैसे उन्होंने साहब ने भी कहा कि इसके इम्प्लीमेंटेशन में सवाल आएंगे, रेट में सवाल आएंगे, दिक्कतें आएंगी, उनको एड्रेस करने की जरूरत है। सोचना कि रेट मंदा होगा, कम होगा, और जैसे कहते हैं कि इन्फ्लेशन आएगा, मैं ये भी मानने के लिए तैयार नहीं हूं। ठीक है सर, इन्फ्लेशन नहीं लाता है। सर कुछ और सवाल ले लेते हैं, कुछ और सवाल ले लेते हैं जी। पूछिए सर, आ रहा हूं अभी। सर, व्हाट कुड बी द रैशनल बिहाइंड एग्जेम्प्टिंग अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन फ्रॉम द परव्यू ऑफ जीएसटी? ठीक है, कुछ और सवाल। रेवेन्यू
सर जीएसटी के पहले इंट्रोडक्शन से तकरीबन 11 साल का वक्त लगा इसे फिर फाइनल यहाँ तक आने में। तो ये अभी तक क्या पॉलिटिकल पार्टीज की झगड़े की वजह से हुआ है? क्या हम कोई इकोनॉमिक मैच्योरिटी की कोशिश कर रहे थे? एक उम्मीद थी कि इकोनॉमिक मैच्योरिटी आएगी तब हम जीएसटी पास करेंगे। चलिए अब बन गया कंसेंसस, तो अब आगे की बात करते हैं। जी सर, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐड नहीं की गई हैं, तो वो क्यों? जी, कुछ राज्य सरकारें जो केंद्र सरकार के अगेंस्ट में हमेशा रही हैं, उनको केंद्र सरकार अपनी दर पे कैसे मनाएगा? कंसेंसस अभी बनना बाकी है। सर, जीएसटी आने से छोटे तबके के व्यापारी जो अपना बिल मेंटेन नहीं कर पाते थे अब तक की, और बिल की चोरी करते, टैक्स की चोरी करते थे, उनके लिए क्या योजना बनाई जाएगी जिससे वो अपना टैक्स भर सके? उन्हें भी कंप्यूटर का भी नॉलेज नहीं है, टैक्स कंप्यूटर द्वारा भरना, उनको कंप्यूटर क्षेत्र में उतना नॉलेज नहीं है, तो ऐसे में उनके लिए क्या योजना है? सर जी, तो बहुत से सवाल हैं एक तरीके से जनता के मन में कि आखिर किस प्रकार से अभी वर्तमान की जो व्यवस्था है उससे आगे निकल के जो सिंप्लीफाई व्यवस्था की बात की जा रही है वहां तक का रास्ता आखिर कैसे तय होगा, जिस बात को एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि एक ट्रांजिशन का फेज है, इस फेज से कैसे निकला जाएगा और शुरुआती झटकों का जिक्र भी जो मेहमान कर रहे हैं उससे आखिर कैसे उभरा जाएगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन जो तमाम सवाल जनता के बीच से निकल के आए हैं उनका जवाब हम आने वाले सेगमेंट में अपने मेहमानों से लेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। आप समझ क्यों नहीं रहे? वो बहुत परेशान करते हैं मुझे, रैगिंग के नाम पे टॉर्चर करते हैं। सीनियर्स रैगिंग नहीं करेंगे तो तुम स्मार्ट कैसे बनोगे? तुम्हारा कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? बी अ मैन। आई एम सॉरी बेटा, आई एम रियली सॉरी। आपके बच्चे की छोटी सी शिकायत किसी बड़ी मुसीबत का पैगाम हो सकती है, उसे नजरअंदाज ना करें। डोंट इग्नोर, टेक एक्शन। 1 2 3 4। ये काम के समय गिनती किस लिए? कोई खास बात है का? हाँ है ना, अपने महात्मा गांधी नरेगा में अब बहुत से नए काम जुड़ गए हैं, जैसे वर्मी कंपोस्टिंग और वृक्षारोपण, जैसे मुर्गी और बकरी पालने के लिए शेड बनाना और मछली पालन। और इतना ही नहीं, बाढ़ नियंत्रण और लघु सिंचाई जैसे और भी कई काम। तो खास बात हुई ना। कुछ ऐसा ही लगता होगा जब किसी की कार सरियों से लदे ट्रक से टकराती होगी। ना तो संभलने का मौका होता है और ना ही बचने का कोई रास्ता। ऐसे ही खौफनाक हादसों को देखते हुए सरकार ने सरिया लादकर चलने वाले ट्रकों के लिए कानून सख्त कर दिया है। अब सरिये का ट्रक से थोड़ा भी बाहर रहना गैर कानूनी है। इस नियम को तोड़ना आपको भारी पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश की लगभग 20 करोड़ की आबादी में तकरीबन 19% तादाद अल्पसंख्यकों की है। युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्य के अल्पसंख्यकों की तरक्की और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अलग अलग योजनाएं लागू की हैं और इन योजनाओं के लिए लगभग 2000 करोड़ रुपयों का प्रावधान रखा है। एक शैक्षणिक हब की स्थापना की स्कीम उन्होंने स्थापित की है और ये IAS PCS कोचिंग का एक सेंटर खोला, IPS ऑल इंडिया सर्विसेज उसका, जो कि उर्दू संस्थान के द्वारा संचालित किया जा रहा है। अल्पसंख्यक कल्याण के तहत मदरसों के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया है। इस मद के लिए तय किए गए 394 करोड़ रुपए, 7500 मदरसे स्वीकृत किए गए और 560 मदरसों को अनुदान दिया गया। उत्तर प्रदेश के 48 जनपदों में 140 मदरसों में मिनी ITI स्कीम के तहत कंप्यूटर शिक्षा और व्यावसायिक यानी वोकेशनल ट्रेनिंग मुफ्त दी जा रही है। हम यहाँ पर आए थे, हम अपना सीख ही रहे थे कि हमें यहाँ पर से हमें तालीम गाह इंटर कॉलेज में जॉब मिल गई है। अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं को इंजीनियरिंग और मेडिकल कोर्स में दाखिले के लिए मुफ्त कोचिंग भी दी जा रही है। इस कोचिंग से बहुत ही संतुष्ट हूँ और बहुत सारे स्टूडेंट्स सेलेक्ट हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 5000 से ज्यादा कब्रिस्तानों के इर्द गिर्द 4 दीवारी बनवाने के लिए 400 करोड़ रुपए भी आवंटित किए। उत्तर प्रदेश सरकार की अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं से इस एक बड़े तबके को काफी लाभ हो रहा है और उनको ये विश्वास हो रहा है कि प्रदेश सरकार के विकास में उनकी भी बराबर की भागीदारी है।
और इस छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है चर्चा में। और आज हम बात कर रहे हैं जीएसटी के आखिर प्रावधान क्या है और कैसे वो आने वाले समय में एक बड़े बूस्टअप के तौर पर देखा जा रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिहाज से। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। वो हम संदीप साहब, कई सवाल निकल के आए थे, उनमें से एक सवाल ये भी था कि जीएसटी को लेके दुनिया भर में भी चर्चा हो रही कि हिंदुस्तान में अब लागू होने जा रहा है। आपको लगता है कि विश्व में भी एक परसेप्शन में बदलाव आएगा और हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें इस लिहाज से भी बदलाव आएगा कि हमारा टैक्स रिफॉर्म हो गया तो विदेशों में एक अच्छा मैसेज? वो ऑटोमेटिकली वो तो दैट इज अ गिवन, उसमें तो सोच की बात ही नहीं है, क्योंकि ये एक डिफाइनिंग मोमेंट है इंडिया की हिस्ट्री में कि आपने एक पूरे देश को एक मार्केट बना दिया। आप कई बार सुनते होंगे, जब आप न्यूज़ भी पढ़ते होंगे, तो जब पेट्रोल या डीजल का दाम बढ़ता है तो आप बोलते हैं कि दिल्ली में डीजल 52 रुपये है और चेन्नई में या हैदराबाद में 58 रुपये है। उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा अभी, क्योंकि पेट्रोलियम और अल्कोहल एग्जेम्प्ट किए गए हैं। क्यों? क्योंकि उसमें पैसे ज्यादा स्टेट्स उठा पाती है। बट जो एक सवाल था कि इज इट इन्फ्लेशनरी, उससे दाम बढ़ेंगे, झटका लगेगा? हाँ, बिल्कुल झटका लगेगा। आप अभी 15% सर्विस टैक्स दे रहे हैं स्वच्छ भारत सेस और कृषि कल्याण सेस मिला के, वो सीधा 3% से बढ़ेगा। तो जो भी आप सर्विस कंज्यूम करते हैं वो महंगी हो जाएगी, बट जो भी आप प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं वो सस्ती हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं इसमें बैलेंस आएगा। बट आप एक चीज याद रखें कि पूरी जो अर्थव्यवस्था भारत की जीडीपी है उसमें 50% से ज्यादा आज सर्विसेज से पैसे आते हैं, तो वो 3% से बढ़ेगी। चाहे आप बाल कटाएं, चाहे आप टेलीफोन यूज करें, कोई भी चीज वो 3% से इमीडिएटली बढ़ेगी। जी शुभम, आपको लगता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिहाज से जीएसटी को ध्यान रखते हो किस प्रकार के बदलाव, नफे नुकसान की हम उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, जीएसटी एक वन स्टॉप चीज नहीं है, ये एक प्रोसेस है। कई साल लगेंगे इसके जो बेनिफिट्स हैं और उसको सामने नजर आने में। धीरे धीरे प्रवीण ने एक चीज़ जो बताया कि जैसे फॉर इंस्टेंस स्मॉल बिजनेस को कंप्यूटर्स चाहिए, इस तरह के बहुत सारे सेक्टर्स में, बहुत सारे जगहों में प्रॉब्लम्स आएंगे। उसको सॉल्व करते हुए जैसे हम जाएंगे तो जीएसटी एक जैसे उगता सूरज है, तो उसके इफेक्ट्स नजर आएंगे। इमीडिएटली सोचना कि इससे सब कुछ सॉल्यूशन हो जाएगा या इससे सब कुछ बदल जाएगा, ये नहीं होगा जी। और ये चीज़ समझ के आगे समय में जो डिसीजंस लिए जाएंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे कि आगे चल के अल्टीमेट छवि क्या बनेगा। ठीक है गौरव, आपको लगता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की आप बात कर रहे थे, लेकिन शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर देखा जाए, जो कंजप्शन स्टेट्स हैं और अगर जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स हैं, इनके बीच में किस प्रकार का एक बदलाव देख सकते हैं? क्या आने वाले समय में लॉन्ग टर्म के लिहाज से कुछ ना कुछ लोगों को फायदा, नफा, नुकसान? देखिए, मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स को भले आप कुछ भी कह दीजिए, 5 साल तक तो उनको रेवेन्यू या टैक्स के ऊपर कोई बोझ नहीं, भरपाई हो जाएगी, पर उनको सोचना पड़ेगा। और आज ही हमने देखा महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने अपनी कंसर्न्स जाहिर करी इस बारे में, तो वो तो एक इश्यू है। तो मैं ये कह रहा था, एक तो कि हम जो जीएसटी का जो बोलते हैं ना 1% ग्रोथ, हमारे पैनलिस्ट ने बोला, तो वो ग्रोथ नहीं हुआ है। जीएसटी से जीडीपी की साइज बढ़ेगी। ग्रोथ आप सोचे अभी हम 6% से ग्रोथ कर रहे हैं, जीएसटी से 7%, वो गलत है। जीएसटी से साइज बढ़ेगी। तीसरी चीज, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नी एंड जर्क नहीं होता कि आज जीएसटी लगाया, कल हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गई, हमारी रेटिंग, सॉवरेन रेटिंग बढ़ गई। वो काफी परमुटेशंस, कॉम्बिनेशंस होते हैं, पर ये एक महत्वपूर्ण स्टेप है और इसके परिणाम आएंगे। और इसका शॉर्ट टर्म में इन्फ्लेशन क्यों बढ़ेगा, उसका एक टेक्निकल आंसर दे रहा हूं, क्योंकि जो क्रेडिट है, जो टैक्स का क्रेडिट है, वो इमीडिएटली आपको नहीं मिलेगा। तो उस साइकिल को, जब तक वो साइकिल पूरी हो चलेगा पाएगी नहीं, जब तक आपको बेनिफिट फायदा होता नजर नहीं आएगा। प्रमुख खंडेलवाल साहब, क्योंकि बहुत चीजें निर्भर इस बात पे करती हैं कि व्यापारी वर्ग वो व्यवस्थाओं को पूरी तरीके से आत्मसात करके जो ई सिस्टम की जिसकी बात आप कर रहे थे वो कब तक लागू कर पाएंगे, उसको लेके आपको लगता है कब तक हम उम्मीद कर सकते हैं इस व्यवस्था पे आगे काम होता देख पाएंगे? देखिए, पिछले 1 साल से हम पूरे देश भर में व्यापारियों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने फॉर्मेट को अपग्रेड कीजिए, मॉडर्नाइज कीजिए जी। अब क्योंकि जीएसटी ऑन बोर्ड है, तो और ये अनफॉर्चुनेट है, देश में 68 साल में किसी भी सरकार ने रिटेल ट्रेड को अपनी प्रायोरिटी में नहीं दिया। बाकी सभी सेक्टर के लिए पॉलिसी भी और मिनिस्ट्री भी है, हमारे लिए कोई पॉलिसी नहीं, कोई मिनिस्ट्री नहीं है। अब यदि सरकार को जीएसटी को डाउन द लाइन लेकर के जाना है, तो ये जो 6 करोड़ का जो व्यापारी वर्ग है और जो 46 करोड़ लोगों को रोजगार देता है इस देश में, 45% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है, इसको कहीं ना कहीं इसके साथ बैठ करके बात करनी पड़ेगी। हमारी प्रॉब्लम्स क्या है,
क्यों हम अपग्रेड नहीं हो पा रहे हैं, हमें उस पर तरीके का पॉलिसी सपोर्ट देना पड़ेगा। मैं आपको व्यापारियों की तरफ से विश्वास दे सकता हूं आपके इस फोरम पर जी कि हम सरकार के साथ मिलकर के काम करने के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं कि जीएसटी टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच के साथ में देश के हर आदमी तक जाए, क्योंकि ये अल्टीमेट टैक्सेशन सिस्टम है। इसके बाद पूरे वर्ल्ड में दूसरा कोई टैक्सेशन सिस्टम नहीं है। आज मौका है, इसका लाभ हम सबको मिलकर के उठाना चाहिए। लेकिन आपके माध्यम से एक सुझाव माननीय वित्त मंत्री जी को, जीएसटी काउंसिल आप बना रहे हैं, ये अफसोस है कि जिन लोगों के लिए आप कानून बनाएंगे वो लोग वहां पर रिप्रेजेंट ना करें। कम से कम ट्रेड और इंडस्ट्री को जीएसटी काउंसिल में यदि आपने विश्वास में लिया तो आपकी बहुत सी समस्याएं तो टेबल पर। ठीक है, आपका ये सुझाव 2 बार आ गया, आपने शुरू में भी कहा, अभी भी कहा। मुझे लगता है कि ये बात वहां तक पहुंच जाएगी। बहुत शुक्रिया वेद जैन साहब। आपको लगता है कि जो बात कही जा रही सरकार की चुनौतियों को लेकर, इसको लागू करने को देश भर से लगभग 60,000 जो कर्मचारी हैं जो अभी तक टैक्स सिस्टम में थे, उनको अपग्रेड करना, उनको बताना कि साहब कैसे आपको काम करना है, पूरा एक सिस्टम को, एक एनवायरनमेंट को तैयार करना, आपको लगता है ये एक और बड़ी चुनौती है इसको लागू करने के लिए? देखिए, जैसे मैंने शुरू में कहा, चेंज हमेशा चुनौती होती है। एक ह्यूमन नेचर है कि आदमी उसी तरह से उसी सिस्टम में काम करना चाहता है जिसमें वो करता रहा है। जब उसे चेंज कहा जाए तो उसी अडेप्टेबिलिटी में टाइम लगता है। लेकिन जैसा मैं भारतवर्ष को देखता हूं और जितना हमने आईटी में ग्रोथ की है, और भारत तो अग्रणी रहा आईटी के बारे में, तो मुझे नहीं लगता कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसका अपने आप में एक इनकम टैक्स एक डिपार्टमेंट एक एक्सपेरिमेंट है। 2005 में इनकम टैक्स ने कंप्यूटराइजेशन शुरू किया और आज की डेट में लगभग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टोटली कंप्यूटराइज है। और आप देखेंगे आज की डेट में इनकम टैक्स का जो इंडिया का कंप्यूटराइजेशन है वो डेवलप्ड नेशन से भी कहीं आगे है। अमेरिका जैसे देश में भी इतना कंप्यूटराइजेशन नहीं हो पाया जितना हमने कर लिया आज की डेट में। तो ये बातों को ध्यान में रखते हुए ये सोच के चलना कि आज की डेट में भारतवर्ष में कंप्यूटराइजेशन करने से जो जीएसटी नेटवर्क करने में कोई तकलीफ आएंगी, वो मैं नहीं मानता। ट्रांजिशनल तकलीफें जरूर आती हैं। जब भी आप एक नए सॉफ्टवेयर को डालेंगे, सिस्टम को डालेंगे, लोगों को डालेंगे, वो आएगा। लेकिन डाउन द लाइन मुझे लगता है, और प्रवीण खंडेलवाल जी भी इस बात को एंडोर्स करेंगे, व्यापारी वर्ग शुरू में तो ये महसूस कर सकता है कि साहब मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, इंटरनेट की फैसिलिटी कम है, लाइट की प्रॉब्लम है। लेकिन जब उसे पता लगेगा कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, दुकान पे बैठ के, अपने रेस्टोरेंट में बैठ के, घर पे बैठ के वो अपना सब कुछ काम कर सकता है और ईज ऑफ डूइंग हो गई है उसके लिए, और सारी पेमेंटें सारी ऑनलाइन है, सारी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन है, खुद से डाउन द लाइन 1 साल 2 साल के बाद सिस्टम स्टेबलाइज हो जाएगा, अपने आप स्टेबलाइज होता नजर आएगा। जी अग्रवाल साहब, को लगता है कि कंसेंसस को 13 साल लग गए जीएसटी को इस मुहिम तक आने के लिए, आपको लगता है कि अब जो रेट तय होना है उस पर कंसेंसस बनाने के लिए अब जीएसटी काउंसिल जो मेहनत करने वाली है, आखिर वो कैसे हो पाएगा, किस तरीके से आगे का रास्ता देखा? नहीं, मेरे ख्याल से रेट पे भी कंसेंसस ऑलरेडी है, कमिटमेंट भी है, फाइनेंस मिनिस्टर ने भी सब लेवल पे कही दिया है कि जो रेवेन्यू न्यूट्रल रेट है वो रेट तो अब जीएसटी का लगभग 18 के आसपास ही रहेगा। अब उसमें जो कंसेंसस बनाना है, कौन सा आइटम एग्जम्पशन होगा और कौन से इसके अंदर रहेंगे, किस पे लोअर जीएसटी रहेगा, ये वाले में थोड़ा डिस्कशंस होगा। और वही महत्वपूर्ण है इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए। जैसे किसी ने कहा कि अल्कोहल में अलग क्यों रखा, अगर अल्कोहल में आज 40% के टैक्सेस लगते हैं, तो अगर उनको इसमें रख देंगे जीएसटी में, तो फिर तो ये 18% से जीएसटी बढ़ जाएगा। सर्विस टैक्स में टेलीकॉम के लिए प्रश्न था, तो सर्विसेज में तो 15 से 18 पड़ ही रहा है। तो बेसिकली रेट तो अब ऑलमोस्ट कंसेंसस है, जो डिस्कशन है इस बात पे रहेगा। लेकिन इन्फ्लेशन के लिए बहुत लोगों ने यहाँ पे चिंता जताई। उस बार के लिए मैंने जैसे पहले बताया कि सरकार ने कमिटमेंट किया आरबीआई के साथ मिलके आज ही कि इन्फ्लेशन टारगेट 4% के अराउंड ही रहेगा। तो वो अपने आप में बहुत बड़ा कमिटमेंट है, और आरबीआई का कमिटमेंट है कि उनको ये मैंडेट दिया गया है कि आपको इन्फ्लेशन 4% ±2% पे रखना है। तो फिर जनता को चिंता नहीं करनी चाहिए, और मेरे ख्याल से यह बहुत महत्वपूर्ण फैसला है, और इसको इम्प्लीमेंट करके सब लोगों को एंड विन टू ऑल एंड एवरीबॉडी विल बी हैप्पी। बिल्कुल, एवरीबॉडी विल बी हैप्पी, ये बड़ी बात है अपने आप में कि इस प्रकार से एवरीबॉडी में, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य हो, आम उपभोक्ता हो, व्यापारी हो, सबके लिए एक तरीके से खुशी का माहौल बन सके, ये कोशिश अभी तक देखने को मिली और इसी कोशिश पे सरकार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप तमाम मेहमानों को बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपने राय और सुझाव हमारे साथ साझा करने के लिए। आप तमाम मेहमानों का भी शुक्रिया जो ऑडियंस हमारे साथ इसमें शामिल हुई। तो जाहिर सी बात है कि इस विषय को, जीएसटी को लेकर जिस प्रकार से अभी तक कंसेंसस बनता नजर आ रहा है, आने वाले समय में जब इसकी दर तय हो जाएगी तो छोटे मोटे झटकों के अलावा बड़े तौर पे यही तस्वीर दिखाई जा रही है, और इसी प्रकार की बात हो रही है कि ये सबके लिए फायदेमंद होने जा रहा है। तो आज चर्चा में बस इतना ही। अगले सप्ताह किसी और विषय के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।